सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की मैराथन पूछताछ लगातार जारी है। आज दूसरे राउंड में करीब 3 घंटे से राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। पहले राउंड में 4.5 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ हुई है। राहुल गांधी को लंच के लिए ईडी ने समय दिया था। लंच के बाद राहुल एक बार फिर से ईडी के दफ्तर पहुंचे और अभी भी राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी है। राहुल गांधी से कल भी 8.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी और आज दूसरे दिन दूसरे राउंड में भी अब तक पूछताछ चल रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिनको बार बार राहुल गांधी के सामने ईडी के अधिकारी रख रहे हैं, तो वहीं कई नए सवालों की फहरिस्त के साथ उन लोगों ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए आज दूसरे दिन बुलाया था और पूछताछ इस वक्त भी राहुल गांधी के साथ चल रही है। ईडी के तमाम अधिकारी सवालों के साथ उनके सामने हैं। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, सुबह से ही पूछताछ राहुल गांधी के साथ लगातार चल रही है, अभी क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन से वो नए सवाल हैं जिनका सामना आज राहुल गांधी को ईडी के सामने करना पड़ा है? जी देखिए चित्रा, पिछले 2 दिनों में लगभग 15 घंटे तक ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है और उम्मीद है कि अभी अगले 2-3 घंटे तक कम से कम आज पूछताछ चलेगी। जरूरत पड़ी तो उन्हें अगली बार भी बुलाया जाएगा। लेकिन इन 15 घंटों की पूछताछ में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो जानना चाहती थी कि आखिरकार कांग्रेस ने 92 करोड़ का लोन एजेएल को क्यों दिया, राहुल गांधी की उसमें क्या भूमिका थी, उसके अलावा वो खुद क्यों यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर बने, उसके बाद 38% का शेयर होल्डिंग भी लिया। इन तमाम सवालों को कल के दिन भी पूछा गया था, आज के दिन भी उन सवालों को दोहराया गया है। मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने पूछा कि सवालों को दोहराया क्यों गया। उनका साफ तौर पे कहना था कि कल जब राहुल गांधी से पूछताछ की गई तो कई ऐसे सवाल थे जिसमें उन्होंने बोला कि इसकी जानकारी वो तुरंत नहीं दे सकते क्योंकि ये पुराना केस हो चुका है, उनको याद नहीं आ रही चीजें। तो अधिकारियों ने बोला था कि आप अपने सीए से बात करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स देखिए, लेकिन हमें जवाब चाहिए इन सब चीजों का। तो कई ऐसे सवाल थे, उनके जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पहले से तैयार करके आए, यानी कि वकीलों ने जो समझाया है राहुल गांधी वही जवाब दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आज ये पूछताछ खत्म हो जाएगी या फिर कल अगले दिन तीसरे दिन भी राहुल गांधी को बुलाया जाएगा और ज्यादा पूछताछ करने के लिए? आगे क्या होता है, मुनीश की नजर लगातार बनी हुई है, उनके पास हम चलेंगे और जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मुनीश आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आज दिन भर कब क्या क्या हुआ आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे एक बार फिर से आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर थे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन शक्ति प्रदर्शन और ये सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से देश को दिखाने की गई पूरी कोशिश इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें ऐसी दिख रही थी जैसे छल की पुनरावृत्ति, एकदम फ्लैशबैक। वैसा ही शोर, वैसा ही हंगामा, वैसी ही नारेबाजी और वैसी ही हलचल। सुबह के दहकते हुए सूरज के साथ दहक रही थी दिल्ली की राजनीति। सुबह 9:33 पर ही प्रियंका गांधी भाई राहुल के घर पहुंची, शक्ति देने, साहस बंधाने। करीब 1 घंटे तक भाई बहन के बीच संवाद हुआ। सवेरे 10:30 बजे के आसपास राहुल और प्रियंका 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के दफ्तर की ओर रवाना हो गए। अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने घर से निकल 24 अकबर रोड की तरफ गए हैं। वहां कार्यकर्ताओं से, जो भी कार्यकर्ता मौजूद हैं और नेता मौजूद हैं, उनसे मिलेंगे। कल भी प्रियंका और राहुल दोनों कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे और पार्टी कार्यकर्ताओं नेता से मिले थे, लेकिन आज कार्यकर्ताओं का उतना जमावड़ा नहीं है, नेता भी उतना मौजूद नहीं है, क्योंकि जगह जगह बैरिकेडिंग करके धारा 144 लगने के कारण नेताओं को वहां पहुंचने नहीं दिया गया। जो पहुंचे थे उनको डिटेन कर लिया गया है। रास्ते में मान सिंह रोड पर राहुल और प्रियंका जाम में फंसे। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल को घेर लिया।
एक कार्यकर्ता तो प्रियंका के सामने रोने लगा। प्रियंका ने उसे शांत कराया। आप शांत हो जाओ। राहुल गांधी जो है वो गाड़ी में इस समय मौजूद है और क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की सिचुएशन है, सारी सड़कें यहाँ अकबर रोड के आसपास जो है उनको रोक दिया गया है। इसके चलते जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो यहाँ फंस गया था। राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी यहाँ पर जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर AICC मुख्यालय की ओर जो है ये उनका काफिला बड़ा चला जा रहा है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो आगे जो है अकबर रोड की तरफ जा रहा है। पूरा का पूरा AICC मुख्यालय जो है छावनी में तब्दील है। सुबह 10:51 पर राहुल गांधी ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से दफ्तर में मुलाकात की। साथ में एक छोटी बैठक भी हुई। राहुल महज 10 मिनट ही दफ्तर में रुके और सुबह 10:59 पर बहन प्रियंका के साथ निकल पड़े एक नई जंग लड़ने। मतलब ईडी के सवालों का सामना करना। प्रियंका के साथ राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे, साथ में उनके सुरक्षा गार्ड भी थे। तो ये देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों साथ में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज फिर से एक लंबा दिन राहुल गांधी के लिए होने वाला है। मैं बता दूं, ईडी का वही दफ्तर है। मेरे कैमरामैन परमिंदर आपको दिखाएंगे कि सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ में, जो कि गाड़ी की बीच वाली सीट पर बैठे हुए थे, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा के चाक चौबंद है। दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के अलावा यहाँ पर 2 पैरामिलिट्री की राहुल गांधी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। 3:30 बजे तक राहुल ने सवालों का सामना किया और फिर लंच के लिए उन्हें बाहर जाने दिया गया। राहुल से पहले राउंड में आज 4 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हुई। जाहिर सी बात है कि ईडी के शिकंजे में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है और यही वजह है कि सियासत सर उठाए है और इसीलिए बीजेपी के पास मौका है निशाना साधने का। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार डरी हुई है, इसीलिए फर्जी केस करा रही है। ये रोकने का क्या तुझे बताइए आप लोगों को, तो ये समझ के परे कि यहाँ की पुलिस प्रशासन को कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा होगा दिल्ली से या गवर्नमेंट से, कोई कल्पना नहीं कर सकता। 15 लोगों को, ये तो कोई आज तक मैंने कभी देखा नहीं। कानून अपना काम करे, 144 लगे तो आप अरेस्ट कर लीजिए, परंतु आप अगर AICC में आने लगे तो जबकि बीजेपी के पास मौका है पूरी कांग्रेस पर पलटवार करने का, लिहाजा बीजेपी भी पलटवार कर रही है। जैसा आप देख रहे हैं, जो नाटक नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पे ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं न कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए कि नेशनल हेराल्ड केस का ये विवाद और क्या क्या रंग दिखाता है। चित्रा त्रिपाठी, सुप्रिया भारद्वाज, मुनीश पांडे, जितेंद्र बहादुर सिंह और अरविंद ओझा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। राहुल गांधी तो ईडी के सवालों का सामना करने के लिए ईडी दफ्तर के अंदर चले गए, मगर इधर दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचा दिया। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई। कई जगह पर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया। कोई कह रहा है गोली मार दो, कोई कह रहा है पैर नहीं, कोई कह रहा है हाथ
मत लगाओ, कोई कह रहा है बदतमीजी मत करो। दिल्ली में ऐसी अफरा तफरी बहुत दिन बाद दिखी है। राहुल गांधी ईडी के सामने दूसरे दिन पेशी के लिए पहुंचे और इधर दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा बरपा दिया। आपको जो हम ये दृश्य दिखा रहे हैं वो मानसिंह रोड का है, जहां पे इस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला ट्रैफिक जाम में फंस गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हैं वो पहुंच के अपना यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं सॉलिडारिटी। और वो लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि हम राहुल गांधी के साथ है। आपको हम यहाँ पर दिखाएं कि राहुल गांधी बैठे हुए हैं, उनके साथ जो है प्रियंका गांधी भी है और यहाँ पर उनके आगे लॉयर भी हैं। ये जो गोली मार दो चिल्ला रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता चौधरी अनिल सिंह। पुलिस के साथ इनकी झड़प को नजर भरकर देखिए। दूसरी तस्वीर देखिए, ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी। पुलिस वालों ने इनके दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़कर इन्हें यूं हवा में उछाल दिया। पुलिस वाले श्रीनिवास को बस में डालते और ये पूरी ताकत लगाकर वापस बाहर आ जाते। बहुत देर तक ये मशक्कत चलती रही। बीच बीच में श्रीनिवास कराहते भी कि पैर टूट जाएगा। पुलिस वालों से भिड़े श्रीनिवास को आखिरकार पुलिस वालों ने बस के भीतर धकेल ही दिया। ये कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जिनको समझाने की कोशिश आप देखिए पुलिस वाले कर रहे हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जा रही है। ये कह रहे हैं कि उधर जाने दिया जाए, पुलिस वाले कह रहे हैं इसको लेकर किसी भी तरह की इजाजत नहीं है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस वक्त क्या हुआ, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, परमिशन नहीं है। नहीं भाई ये मना कर रहे हैं, मैं नहीं जाने। कहाँ से आए? और हम रोहतक से आए हैं जी। रोहतक से आए हुए हैं, लेकिन आज अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं सर कार्यकर्ताओं को? इनको मना है, सीनियर अफसर के आदेश है। सीनियर अधिकारी आप एक बताइए, जब हमें अपने ही घर में अपने ही ऑफिस में नहीं जाने देना तो इससे ज्यादा अत्याचार और तानाशाही और क्या होगी। इसी तरह कांग्रेस की ये महिला कार्यकर्ताएं पूरा दम लगाए हुए हैं। महिला पुलिसकर्मी इन्हें प्रदर्शन करने से रोक रही हैं, मगर ये महिला कार्यकर्ताएं महिला पुलिसकर्मियों से भिड़ी हुई हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कल की तरह ही किया था, मगर आज एक्शन ज्यादा था। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, धारा 144 लगा रखी थी, मगर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मानो ठान लिया था कि वो दिल्ली पुलिस से दो हाथ करके मानेंगे। लिहाजा पुलिस ने एक बार फिर कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना भी अत्याचार करे, उनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, परंतु कांग्रेस के सर कम नहीं पड़ेंगे। कल 20,000 कांग्रेस कार्यकर्ता उन्होंने पकड़े, आज फिर 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं, हजारों सड़कों पर हैं। क्या वो इस बलबले को रोक पाएंगे? जवाब नहीं में है। कांग्रेस अपने प्रदर्शन को सत्याग्रह कह रही है और भरोसा जता रही है कि ये सत्याग्रह केंद्र सरकार को जड़ से उखाड़ देगा। डिटेन कर लिया गया, क्या कहना है? ये सत्याग्रह है, ये डिटेन करें, थाने में ले जाएं, कहीं ले जाएं, सत्याग्रह जारी रहेगा। अब खेत खलिहान, गांवों में, चौपालों में और फैक्ट्रियों में सब जगह धीरे धीरे सत्याग्रह फैलेगा और ये सत्याग्रह इस सरकार को बदल करके ही रुकेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो चिल्लाते रह गए कि वो एक राज्य के सीएम हैं, पर मजाल है कि दिल्ली पुलिस ने एक भी सुनी। पुलिस उन्हें भी हिरासत में लेकर तुगलक रोड थाने ले गई। हम लोग आराम से पैदल जा रहे थे, मैं अकेले जा रहा था अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ और मुझे पुलिस ने रोक दिया। अब रोक दिया तो बैठने के अलावा मेरे पास रास्ता क्या है? मिसबिहेव कर रहे हैं लोग, है ना। कई नेताओं को पुलिस वालों ने रास्ते में ही रोक लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनमें से एक थे। ये हरासमेंट है, क्योंकि ये पत्रिका तो इंडिपेंडेंस के लिए फ्रीडम फाइटर्स ने निकाला और लोगों को कॉन्शियस बनाने के लिए और लड़ने के लिए, हिम्मत देने के लिए ये पेपर बनी हुई है। और ये जब 2008 में बंद पड़ी थी, उसको जान देने के लिए ये सारी चीजें हुई। कांग्रेस के नेताओं का पारा चढ़ा हुआ था।
वो कोस रहे थे केंद्र की सरकार को। देखिए, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है अपना प्रोटेस्ट रखने का, लोगों के बीच बताने का। जिस तरह आपने 60 साल में जब ये केस बंद हो गया तो आपने एक और क्लॉट उसमें जोड़ दिया ईडी का, जिसमें कोई लेन देन ही नहीं है पैसे का, तो क्या हम लोकतंत्र में लोगों को बताए भी नहीं? असली आपकी खुंदक कहाँ पे है? क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा, कांग्रेस हमेशा आपकी फेलियर को उठा रही है, आपके बेरोजगारी को, रोजगार को, महंगाई को। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कल के प्रोग्राम में किसी भी तरह की कोई फोर्स यूज नहीं हुई है, ना कोई किसी के साथ हाथापाई की गई। बहुत ही पीसफुल ढंग से हमने इस जो डेमोन्स्ट्रेशन था उसको हैंडल किया था। पूरा स्टाफ ब्रीफ्ड था और पूरे स्टाफ ने बहुत अच्छे से काम किया। उधर ईडी की जांच चल रही है और इधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोहराम मचा दिया है। हंगामा जोरदार है, मगर यह हंगामा कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। चित्रेंद्र त्रिपाठी, सुप्रिया भारद्वाज, मुनीश पांडे, जितेंद्र बहादुर सिंह और अरविंद ओझा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। एक और राहुल गांधी पर ईडी ने शिकंजा कसा तो वहीं दूसरी ओर आज ममता बनर्जी के भतीजे के घर सीबीआई पहुंच गई। सीबीआई की इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कल ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के साथ बड़ी बैठक करने वाली हैं। इसे संयोग कहें या प्रयोग, जिस वक्त केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची, तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई की एक टीम कोलकाता में भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर सवाल जवाब के लिए आती थी। मामला करीब 1300 करोड़ रुपए कोयले के अवैध खनन का है। ऐसे में सीबीआई की टीम ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सवाल जवाब किए। सीबीआई की टीम फिलहाल यहां पर पहुंच चुकी है और पूछताछ के लिए फिलहाल सीबीआई एक कोल माइन स्कैम को लेकर जांच कर रही है, जिसके दायरे में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को पूछताछ के मामले में यहां पर सीबीआई पहुंच चुकी है। और सूत्रों के हवाले से हमें खबर यही मिला है कि एक बैंक अकाउंट को लेकर तमाम सवालों के घेरे में है तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी। अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में रुजिरा से सवाल जवाब किए गए। रुजिरा से दूसरी बार कोल घोटाले को लेकर पूछताछ हुई है। सीबीआई के एक्शन की टाइमिंग को लेकर भी सियासत तेज है। जिस वक्त रुजिरा के घर सीबीआई की टीम सवाल जवाब कर रही थी, उसी वक्त ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली के लिए फ्लाइट ले रही थी, जहां वो केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े मोर्चाबंदी की तैयारी में है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दीदी विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है। अटकलों का बाजार इस वक्त काफी गर्म चल रहा है। इस दौरान काफी सारे नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि शरद पवार हो या नीतीश कुमार या फिर गुलाम नबी आजाद। सूत्रों की माने तो इनमें से दो नाम, शरद पवार और नीतीश कुमार, इन्होंने अपने नाम पहले ही चुनाव से पीछे कर लिए हैं। तो कौन हो सकता है विपक्ष, संयुक्त विपक्ष का वो कैंडिडेट जो एनडीए के कैंडिडेट को सीधे तौर पर टक्कर दे सके? यही बात देखने लायक होगी। ममता बनर्जी ने 15 जून यानी कल विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में ममता ने कांग्रेस, एनसीपी समेत 22 विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा है। इसमें गैर एनडीए दलों और विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी जैसे नेता शामिल हैं। हालांकि अभी बैठक में कौन कौन शामिल होगा इस पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगी है, मगर सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, महबूबा मुफ्ती बैठक का हिस्सा होंगे। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस की ओर से शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में शामिल हो सकती है। ममता बनर्जी के इस तरह से पहल करने से काफी हलचल बढ़ गई है। इसी दौरान इसी वजह से कांग्रेस भी हरकत में आ गई है। पर शरद पवार का ममता बनर्जी के इस मीटिंग में शामिल होना एक बहुत बड़ा संकेत है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के बहाने ममता विपक्ष की ताकत दिखाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। वो विपक्ष को एक मंच पर लाने का प्लान बना रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले राष्ट्रपति चुनाव देश में एनडीए गठबंधन और विपक्ष के लिए एक दूसरे को एकता और ताकत दिखाने का मौका है।
इस चुनाव से जो माहौल बनेगा उसका असर लोकसभा चुनाव की रणनीति और खेमेबंदी में दिखाई पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी चाहती है कि सारी पार्टियों की सहमति से राष्ट्रपति का चुनाव हो। इसकी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को सौंपी गई है। कहा गया है कि वो एनडीए, यूपीए और गैर यूपीए नेताओं से विमर्श करें। ममता बनर्जी मोदी सरकार को घेरने के लिए अब विपक्ष के राष्ट्रपति चेहरे के साथ मैदान में उतरना चाह रही हैं। आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी को लेकर पंजाब पुलिस एक्टिव हो गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को पंजाब पुलिस की कई बख्तरबंद गाड़ियां पहुंची। पंजाब पुलिस की कई गाड़ियां आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही हैं। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस पहले से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी की मांग कर रही है। कोर्ट ने पंजाब पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है। हालांकि पंजाब ले जाने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड की मांग वाली पंजाब पुलिस की अर्जी पर विचार करेंगे। जिस समय बिश्नोई को कोर्ट लाया गया, आज तक संवाददाता ने वहां की तस्वीरें कैद की। बिश्नोई कुछ बोलना है, सिद्धू को मारा। शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। और अब बात बुलडोजर की, जो कि यूपी में जमकर कहर बरपा रहा है। और इस तरह की तस्वीरें जब भी देख रहे हैं अपराधी तो उनके छूट रहे हैं पसीने। जी हां, यूपी में एक तरफ पत्थरबाजी के बाद बुलडोजर फुल एक्शन में है, वहीं अब सियासत भी इस पूरे मामले में तेज हो गई है। लोगों के घर गिराने पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। वहीं मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां बुलडोजर एक्शन को गैर कानूनी करार देने की मांग की गई है। यूपी में अब बुलडोजर कानून है। यूपी में अब बुलडोजर सियासत है। ये बुलडोजर किसी के लिए खौफ है, किसी के लिए ताकत। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड के घर बुलडोजर एक्शन ने एक बार फिर से यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं कि अगर आरोपियों को इसी तरीके से सजा देनी है तो अदालतों की जरूरत क्या है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। जवाब देने वाले भी तैयार हैं। इसके लिए हिंसा का जवाब है बुलडोजर, पत्थर का जवाब है बुलडोजर, शांति लाने का तरीका है बुलडोजर। ये नया भारत, तो कुछ लोग इसमें विष घोलना चाहते हैं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी। और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। कानून की दलीलों और संविधान की दुहाई देते हुए इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई विध्वंस न किया जाए। जमीयत ने अपनी याचिका में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानूनों और नगरपालिका के नियमों का उल्लंघन कर घरों को ध्वस्त किया है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। दूसरी तरफ जावेद मोहम्मद की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पीडीए के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। जावेद की बेटी का भी कहना है कि ये मकान उनके पिता जावेद के नाम नहीं बल्कि नानी परवीन फातिमा के नाम है और उनके नाना ने ये मकान शादी में गिफ्ट किया था। ये घर हमारी अम्मी के नाम पे था। ये हमारे नाना ने अम्मी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। ये इस घर में हम लोग 20 साल से रह रहे थे। 20 साल से ज्यादा हो गया था, 22 साल से। ये जो घर है ये आपके पिता की कमाई का नहीं है, ये आपके नाना ने गिफ्ट किया? जी ये हाँ, हमारे नाना ने गिफ्ट करा, हमारे अब्बू की कमाई का नहीं है। अच्छा, ये आपकी अम्मी अकेली हैं अपने पापा की, उन्होंने गिफ्ट किया? नहीं, वो लड़कियों को हक जो दिया जाता है उसमें उनको मिला था।
ये मकान जो है आपकी अम्मी के नाम है? जी, हमारी अम्मी के नाम पे। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग 20 साल से रह रहे हैं इस घर में। दूसरी तरफ पीडीए नक्शा न पास होने की वजह से इस मकान को अवैध बता रहा है। इस पर सुमैया का सवाल है कि 2001 से नगर निगम पानी और घर का टैक्स लेता रहा है और अचानक ये घर अवैध कैसे हो गया। वहीं 6 वकीलों ने जावेद की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस को पत्र के जरिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की अपील की है। साथ ही अवैध रूप से ध्वस्त किए जाने को लेकर मुआवजा दिलाने के लिए भी कहा गया है। मकान ढाए जाने की कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गोविंद माथुर ने गलत बताया है। Whether this property belongs to Mr. Javed or his wife or his daughter, this is still disputed. Now, if any notice was given to Mr. Javed, whether that was sufficient, whether a reasonable time was given, and now you see, even if we assume it that it was an illegal construction, then too it was not proper to just come on the holiday and to demolish that. At least a breathing time should have been given to approach the court. I fail to understand that why the governmental authorities, why the Prayagraj Development Authority, they are afraid of courts. If this were nothing, the sky was not going to fall in a day, they would have taken this action on Monday or Tuesday. That was the appropriate time they would have approached to the court. दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मनमोहन सिंह की नजर में भी ये कार्रवाई सही नहीं है। We are living in democratic country. One must understand. And basically, we are aware that here basically law will prevail upon. And without trial, the bulldozer Raj cannot continue. The point is, message should not go to our country as well as overseas country that the hanging first, trial later on. So I think basically all the state must wait for the decision of the court. उत्तर प्रदेश रेगुलेशन बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 गैर कानूनी इमारतों पर एक्शन की इजाजत देता है। पहले बिल्डिंग के मालिक को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस का जवाब 2 महीने के अंदर आना चाहिए, लेकिन वक्त देने का हक अथॉरिटी को है। पीडीए का दावा है कि पिछले महीने की 10 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 24 मई को सुनवाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन जावेद या उसके वकील हाजिर नहीं हुए, कोई दस्तावेज भी नहीं दिए। 25 मई को घर गिराने का आदेश पारित किया गया, जिसे लेकर नोटिस चिपकाया गया था। नोटिस में लिखा था कि 9 जून तक घर को ध्वस्त कर उसे सूचित किया जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो 12 जून को सुबह 11 बजे घर खाली करने को कहा गया और फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सीधे साधे मुस्लिम युवकों को भड़का करके उनको दंगे और पत्थरबाजी की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन बच्चों से अपील करना चाहूँगा, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि इनके बहकावे मत आओ, क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई अगर उत्तर प्रदेश में उपद्रव करोगे और बच जाओगे, ये संभव नहीं है। जेल जाओगे, ये जमानत कराने भी नहीं आएंगे। दंगे के आरोपी बनाए गए जावेद के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। यशफीन, आफरीन, सुमैया तीनों बेटियां हैं, जिनमें से यशफीन और दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। मकान टूटने के बाद दोनों बेटियां अपनी मां के साथ रिश्तेदारों के यहाँ रह रही हैं। वहीं तमाम चेतावनी के बाद भी यूपी में बुलडोजर की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। प्रयागराज से लेकर कानपुर तक यूपी सरकार का बुलडोजर दौड़ रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल विवादों में है। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद का घर गिराए जाने को सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक चुनौती दी गई है, लेकिन प्रयागराज पुलिस बुलडोजर एक्शन को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जावेद के घर पर बुलडोजर चलाने के बाद प्रयागराज पुलिस ने 37 आरोपियों की लिस्ट पीडीए को सौंप दी है। सिर्फ और सिर्फ आज तक के पास 37 आरोपियों की ये लिस्ट मौजूद है। जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उनके संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। प्रयागराज विकास परिषद की माने तो अगर कोई इमारत बिना इजाजत के बनी पाई गई तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं रांची हिंसा में पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर में 18 तस्वीरें थीं। पुलिस ने उपद्रव करने वालों की तस्वीरें जारी की। नगर निगम के कर्मचारियों ने जगह जगह पोस्टर को लगा दिया।
लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो पोस्टर चंद देर पहले लगाए गए उसको हटा दिया गया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले लगाया गया पोस्टर और फिर उतार दिया गया। कहा जा रहा है कि राजभवन ने भी राज्यपाल महोदय ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की बात कही थी, कई सवाल भी पूछे थे। फिलहाल ये पोस्टर लगा, बाद में उतर गया, जिसको लेकर कई सवाल उठे हैं। हालांकि रांची पुलिस का ये कहना है, उपद्रवियों का पोस्टर हटाने पर रांची पुलिस की ओर से बयान सामने आया है कि संशोधन के लिए वापस लिया गया है पोस्टर। नगर निगम के कर्मचारी की ओर से इस पूरे मामले में क्या कहा गया, जरा सुनिए। क्यों उतार दिए? क्या कुछ भैया बताइए, पोस्टर क्यों उतार दिए? भैया पोस्टर क्यों उतार दिए? भैया पोस्टर का आदेश तो था लगाने का, क्या आदेश हुआ दोबारा? क्या आदेश हुआ दोबारा? पोस्टर क्यों उतार दिए भैया? पोस्टर क्यों उतारे वहाँ से? अभी हम कुछ नहीं जानते, बस नहीं लगाना है बस। कौन आदेश उतार दिया? इस बारे में हमसे मालूम आया था, पदाधिकारी से बात किया। कौन आया था? भैया हम कुछ नहीं जानेंगे, ऊपर के पदाधिकारी से बात करेंगे। जरा सोचिए, नगर निगम के कर्मचारियों को पहले कहा गया लगा दो और फिर फोन आता है कि तुरंत उतार लो और चले आओ, और फिर उन लोगों को मना कर दिया जाता है मीडिया में बातचीत करने के लिए भी। फिलहाल रांची में बीते शुक्रवार को उपद्रवियों ने जबरदस्त हिंसा को अंजाम दिया। बवाल इतना बढ़ा कि 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने उपद्रवियों पर शिकंजा कसते हुए पोस्टर जारी किए थे, लेकिन पोस्टर हटाने पर अब रांची पुलिस की सफाई सामने आ गई है। रांची पुलिस का कहना है कि संशोधन के बाद वापस लिया गया है, पोस्टर हटाया गया है। संशोधन के बाद वापस लिया गया पोस्टर। रांची पुलिस की ओर से यह जानकारी दी गई है। उपद्रवियों का पोस्टर हटाने को लेकर यह बयान सामने आया है रांची पुलिस का। संशोधन के बाद अब किस तरह का संशोधन, हालांकि डिटेल में इसकी जानकारी रांची पुलिस ने नहीं दी है। क्या कोई संशोधन किया जाएगा या किस तरह का संशोधन करने की कोशिश में रांची की पुलिस है, लेकिन पहले उपद्रवियों का पोस्टर जगह जगह चिपकाया गया और उसके बाद उतार दिया गया। इसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही।